वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। स्वागत है आप सभी का टारगेट ऑन पर। मैं संदीप तिवारी एक बार फिर से आप सभी का मैथ्स के मॉक टेस्ट में एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूँ। मॉक टेस्ट आपके लिए मैंने ऑर्गेनाइज किया है। प्रत्येक शनिवार को यह टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आप लोग अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, अपनी स्किल के अकॉर्डिंग, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट करते हो और इसका सोल्यूशन करते हो। हम उसकी एनालिसिस करते हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं, आप लोग मैच कराते हो, जहाँ पे डाउट रहती है उसको कंफर्म करते हो। तो आइए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न कंफर्म करते हैं। जो प्रश्न आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा, आपने खुद से ट्राई भी किया होगा। एक एक प्रश्न का आंसर मिलाइए, देखिए कि आपकी परफॉर्मेंस क्या थी, कैसा आप कर पाए हैं। और लास्ट में अपने जब वीडियो एंड हो जाया करे तो आप जरूर अपने आंसर्स लिख दिया करिए कि आपके प्रश्न कितने सही थे। आउट ऑफ 25, आउट ऑफ 20 जितने प्रश्नों का सेशन हो उसमें कितने प्रश्न आप हल कर पा रहे, इसका जरूर हमें आंसर किया करिए। अच्छा लगा करे तो वीडियो को लाइक भी जरूर किया करें और शेयर भी जरूर किया करें। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आज के इस मॉक टेस्ट का देखिए क्या है। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है जो डिविजिबिलिटी पर आधारित है। वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, जो कौन सी है, मतलब पूछ रहा है जिससे 1661 और 2040 को भाग अगर दूं तो क्रमशः 10 और 8 शेषफल बचे। मतलब अगर हम एक संख्या हम आपसे पूछ रहे हैं, जिस संख्या से अगर हम इन दोनों नंबर्स को भाग करें तो प्रत्येक कंडीशंस में 10 शेषफल बचे और 8 शेषफल बचे, ऐसी संख्या आपको डिसाइड करनी है। तो प्रोसेस इसका क्या है उसको समझिएगा। प्रोसेस ये है कि एक नंबर 1661 है, दूसरी संख्या आपकी 2040 है, और इससे मतलब एक नंबर आप ढूंढ रहे हैं यन। जब मैं इस यन से इसको भाग करूं तो रिमाइंडर कितना आए, 10 आए। और जब मैं इसको भाग करूं तो रिमाइंडर कितना आए, 8 आए। रिमाइंडर मतलब जो टेबल में आने वाली संख्या होती है उससे उतना ही ज़्यादा होती है जितना शेषफल आता है। जैसे मान लो अगर 15 है और मैं जानता हूँ 4 से नहीं कट रहा है, क्योंकि 4 के टेबल में आने वाली संख्या 12 से वह 3 ज़्यादा है। इसका मतलब जब मैं 4 से 15 को भाग करूंगा तो 3 शेषफल आएगा, क्योंकि 12 से 3 ज़्यादा। उसी तरह से यहाँ पर भी एक संख्या आपसे पूछा है बड़ी से बड़ी, अर्थात एक प्रकार से एचसीएफ होगी। लेकिन एचसीएफ किसकी होगी, इनकी नहीं होगी, क्योंकि इनको तो भाग करके शेषफल ला रहे हैं। इसका मतलब उस पोजीशन पर पहुंचाओ जिस पोजीशन पर पहुंचने के बाद उस यन से अगर हम भाग करें तो प्रत्येक दशा में पूरी तरह से संख्याएं कट जाएं। इसके लिए आपको पहले इसको 10 कम करना होगा, इसको 8 कम करना होगा। जब 10 कम करेंगे यह आपका 1651 हो जाएगा, 8 कम करने से यह 2032 हो जाएगा। अब इसका मुझे एचसीएफ दोनों का निकालना है, चाहे भाग विधि से निकाल दें, चाहे डिवीजन से या सब्ट्रैक्शन से, घटाव से निकाल दें, जैसा भी पॉसिबल हो कर लें। हमने देखिए भाग विधि पर भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसे भी अगर डिफरेंस कर लें, 2 से 1 का डिफरेंस 1 होता है, 13 से 5 8 होता है, 13 से 5 8 होता है, और यहाँ पर 10 से 6 4 होता है, 481 हो गया। अब 481 देखिए यहाँ पर प्रॉपर तो कट नहीं रहा है किसी से, लेकिन अगर थोड़ी सी हम लोग यहाँ पर वर्किंग इसका समझ लें, एक बार थोड़ा सा देख लें क्या मैंने इसको सही घटाया है, क्योंकि यह आपका 2032 है। तो 2 से 1 या यहाँ पर 9 से 6 3 होगा, 400 नहीं होगा, नहीं तो गलती हो जाता, 381 होगा। 381 डायरेक्टली नहीं दिया है, बट अगर मैं सोचूं अगर मैं सोचूं इसको, अगर मैं एक प्रकार से थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करूं इसको, तो डिस्ट्रीब्यूट देखिए इनमें से किससे यह कट रहा है। श्योर कर लीजिएगा कि 27 7 है ना, 7 गुणे 3 अंतिम में 1 आता है, 3 7 21, तो यह मतलब अगर सोचा जाए तो 127 गुणे 3 है। इसका मतलब 127 वह संख्या होगी जो जब इसको भाग करेगी, इसको भाग करेगी तो कंप्लीटली कटेगा, और अगर इसको भाग करेगी, इसको भाग करेगी तो शेषफल 10 और 8 आएगा। तो आप चाहते तो 1651 से भाग देकर भाग विधि से भी एचसीएफ निकाल लेते। राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का पहला ही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 127 है, जिससे हम इनको भाग देंगे तो हर केस में शेषफल 10 और 8 आएगा। बाकी आपको प्रश्न का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न पर आइए। एक इस टाइप के प्रश्न आप ध्यान दीजिए, बहुत पूछे जाते हैं और बहुत ही स्टैंडर्ड भी है, अच्छा भी है, थोड़ी न्यूमेरिकल स्किल भी चेक करता है। निम्नलिखित समीकरणों में जो समीकरण आपको दिया है, प्रश्न चिन्ह जो क्वेश्चन मार्क है के स्थान पर कौन सा मान आना चाहिए, आप देखिए जो वैल्यू है कैसे प्रेजेंट की गई है। 0.004 है, डिवाइड बाई अगर हमें क्वेश्चन मार्क की जगह x कर दें, एक ब्रैकेट है, इसको ऐसे रहने देते हैं। इधर चले चलते हैं, देखिए क्या है, 0.002 है, डिवाइड बाई 0.02 है, भाग है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जैसे ये था। यहाँ पर भी माइनस चलते हैं तो 0.03 है, 0.03 है, और डिवाइड बाई कितना है, 0.3 है, इज इक्वल टू 0.1 है। करेक्ट है। मैं इसका सोल्यूशन करके आपको बताता हूँ कि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी। इसको अभी ऐसे रहने दीजिए, इसका सोल्यूशन समझिए। थोड़ा सा जब भी ऐसे कभी डिवीजन हो तो आप ऊपर नीचे दोनों 2 ही देख रहे हैं,
2 ही देख रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि यहाँ पर मान बड़ा है, यहाँ मान छोटा है, ऊपर वाला मान छोटा आपको है, कन्फर्म है, क्योंकि 0.3 स्थानों पर, यहाँ 0.2 ही स्थान पर है। ऐसे में श्योर मान लीजिए कि इससे भाग करके 1 ही आएगा, बट 0.1 स्थानों पर लगेगा। ऐसा क्यों लगेगा, इसको कन्फर्म कर लीजिए। इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पर 3 स्थान पर दशमलव था, यहाँ पर 2 था, 3 और 2 का डिफरेंस 1 होता है, 0.1 हो जाएगा। इधर चले जाएँ तो सेम इसी टाइप से, यहाँ पर छोटा है, नीचे बड़ा है, तो जितना ही बड़े से भाग करोगे उतना ही छोटा मान होता चला जाएगा। यहाँ पर इस बात को दिमाग में रखिएगा, छोटे से मान करने पर भाग करने पर बड़ा आता है, इसको कन्फर्म करिएगा। 3 से 3 भाग करिए, 1 ही आएगा, और यहाँ पर भी 2 स्थान पर है, यहाँ पर भी 1 स्थान पर है, तो यहाँ पर भी -0.1 ही आएगा। ये दोनों कैंसिल भी हो जाएंगे। कुल मिला के अपने पास यही बचेगा, 0.004 है, डिवाइड बाई एक्स है, प्लस 1 है, इसकी जगह पर 0.1 है। अब हम लिख क्या सकते हैं, 0.004 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 0.1 है। मुझे एक्स का मान निकालना है, तो अब की बारे नीचे आएगा, तो 0.004 डिवाइड बाई अगर 0.1 है, 1 से भाग करना है, और ऊपर 3 स्थान पर दशमलव, यहाँ पर 1 स्थान पर दशमलव, 2 स्थान पर दशमलव लग जाएगा, 0.04, जो कि पहला ही ऑप्शन है इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। तो पहला ऑप्शन 0.04 इस प्रश्न के लिए करेक्ट सोल्यूशन है। थोड़ी सी एनसीईआरटी दिखाइए, डाउट में मत रहिए, प्रश्न का आंसर आप लोग की तरफ से भी हमें दिख रहा है और सही सोल्यूशन आपने दिया है, बढ़िया, इस प्रश्न का सोल्यूशन आपकी तरफ से आया हुआ है। सेकंड डन होता है, थर्ड पर आइए। ये बढ़िया क्वेश्चन, शानदार सा है, थ्योरेटिकली आपको उसको पढ़ना होगा। Z1 एक्सप्रेस एक गाड़ी है, Z1 एक्सप्रेस उसका नाम है, और X1 एक्सप्रेस, 2 गाड़ियां हैं, Z1 एक्सप्रेस और X1 एक्सप्रेस, 785 मीटर और 580 मीटर लंबी है, मतलब उनकी लेंथ दी गई है। 2 रेलगाड़ियां हैं, समानांतर पटरियों पर क्रमशः 122 किलोमीटर प्रति घंटा और 112 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। चलती तो है, लेकिन अभी दिशा कन्फर्म नहीं है, विपरीत की समान, ये कन्फर्म करना पड़ता है। रेलगाड़ियाँ अलग अलग जो समानांतर पैरेलल जो पटरियाँ बनी होती उस पर चलती हैं, कभी एक दूसरे के अलॉन्ग चलती हैं, कभी एक दूसरे के अगेंस्ट चलती हैं। पढ़िए, यदि वो विपरीत दिशाओं में चल रही हैं तो दूसरी रेलगाड़ी द्वारा पहली रेलगाड़ी को पार करने में कुल कितने सेकंड कम लगेगा, मतलब कितने सेकंड का समय लगेगा, ये हमको बताना है। ये देखिए, एक रेलगाड़ी है, ऐसे ध्यान से देखिएगा, इसकी लंबाई, इसका Z1 एक्सप्रेस इसका नाम है, 785 मीटर लंबी है, ठीक है, और स्पीड कितनी है, 122। एक दूसरी रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी कैसे डिसाइड होगी कि कहाँ से क्या किस तरफ से ओपन है, ए इसका ड्राइवर है, ए इसका गार्ड है, ए इधर की तरफ जा रही है, ए इसका ड्राइवर है, ए इसका गार्ड है, इधर की तरफ जा रही है। इसकी लेंथ कितनी है बताएं, 580 है मीटर, और इसकी जो मतलब यहाँ पर स्पीड कितनी है, 112 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आपसे पूछा है कि दोनों एक दूसरे को जब पार करेंगे तो पार करने में कितना समय लगेगा। पार करना मतलब ये मत सोचिएगा कि इसका ड्राइवर इसके ड्राइवर को पार करे, नहीं, एक ऐसी स्थिति आए कि बढ़ते हुए इधर चली जाए या बढ़ते हुए दोनों के गार्ड लाइन हो जाए। जैसे मैं आपको ये देखिए 2 मार्कर लेके ऐसे समझा रहा हूँ, इसको समझिएगा। एक रेलगाड़ी इधर से, एक रेलगाड़ी इधर से ऐसे आ रही है, करेक्ट है, ये देखिए ऐसे मिला देते हैं, एक पैरेलल, दोनों के ड्राइवर मिले एक दूसरे से, लंबाई जुड़ गई ऐसे। अब ऐसे निकलना धीरे 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 ए स्थिति, फिर देखिए वही लेंथ कवर हुई कि नहीं, यस। जब रेलगाड़ियाँ जो 2 हुए एक दूसरे को विपरीत दिशाओं में चलकर पार करें तो उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में जो लगा समय होता है वो होता है L1 प्लस L2, दोनों की लंबाइयों का जोड़ बटा उनकी चालों का भी जोड़ होता है, S1 प्लस S2 होता है। अगर यही समान दिशा में चल के पार करना होता तो L1 प्लस L2 तब भी होता, लंबाइयों का जोड़ तब भी होता, लेकिन चालों का अंतर हो जाता। दोनों की लंबाइयाँ जोड़ दीजिए, 785 है प्लस 580 है, 785 है और 580 है। प्रॉब्लम ये है ना, जो चालें हैं वो आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है, मीटर पर सेकंड में नहीं है। लेंथ आपकी मीटर में है लेकिन चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो चालों को जोड़ेंगे तो 122 है प्लस कितना है, 112 है, जोड़िए कितना हो गई भाई, ये चाल देखिए 122 है, यह चाल कितनी 112 है, जोड़िए 2 2 4 है, 2 1 3 है, 234 है, 234 किलोमीटर प्रति घंटा है। और यह अगर मीटर पर सेकेंड में लिखा जाएगा तो क्या होता है पता है, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकेंड में लिखने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। तो 234 लिख दिया, गुणे 5/18 कर दिया, हाँ 5/18 है, 9 दूना 18 होता है, 9 दूना 18, 9 छंगे 54 होता है, 2 से काटा 13, 13 पचे 65, 65 मीटर पर सेकेंड हो गया। 65 से भाग करना पड़ेगा, अब 65 है नीचे, भाग करके देख लीजिए, खुद ही कंफर्म हो जाए कितने सेकेंड में पार करेगी एक दूसरे को। जोड़िए 5 हो गया ऊपर वाला मान, 8 8 16 की 6 और 7 5 12 1 13 है, डिवाइड बाई 65 है, 13 से दोनों कट रहा है, 13 के 13, 13 पचे 65,
13 पचे 65, 5 से भाग करें, 5 दूना 10, 5 21 सेकंड लगेगा, जो ऑप्शन नंबर देखो डी में ही दिया गया है। 21 सेकंड में दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार कर लेंगी। तीसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका 21 सेकंड है, ऑप्शन नंबर डी है, राइट सोल्यूशन बनकर सामने है, करेक्ट है। अब आइए चौथे पर, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक मेज के अंकित मूल्य, पढ़िए ध्यान से। हम कोई सामान खरीदने जाते हैं, दुकानदार हमें उस वस्तु का प्रिंटेड प्राइस बताता है और हम उससे छूट की डिमांड करते हैं, छूट भी करता है, फिर भी व्यापारी जो है लाभ कमाता है, दुकानदार लाभ कमाता है, इसीलिए काम करता है। एक मेज के अंकित मूल्य के 70% कीमत पर बिक्री करके, अर्थात जितना प्रिंटेड प्राइस था उससे 70% उसके दाम पर बेच दिया, मतलब 30% की छूट दे दिया। ये आप समझो, जैसे जो प्राइस थी अगर 100 रुपये थी तो उसने 70 में बेचा, तो 70% दाम पर बेचा, फिर भी व्यापारी को क्या होता है, 10% का नुकसान होता है। अगर उसने वस्तु का जो प्राइस था, जितना दिखाया था ग्राहक को, अगर उसके 70% पर बेचा तो उसे 10% का लॉस होता है, नुकसान होता है। कह रहा अगर व्यापारी अंकित मूल्य के 95% पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। आइए देखते हैं, डिसाइड करते हैं कैसे कंफर्म होगा, समझिएगा, इसको क्लियर करिएगा। देखो, लाभ और जो हानि होता है हमेशा वो सीपी पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है, और जो छूट दी जाती है हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। इसको बहुत ही क्लियर कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जैसे इसने हमसे कहा कि ये जो, एक बात आप समझो, जो मार्केट प्राइस थी एमपी थी आपकी 70%, मतलब एमपी जो थी वो 100% है। भाई अभी जो अंकित मूल्य है वो 100% है, हम उसको दो दामों में बेच रहे हैं। एक हम बेच रहे हैं 70% पर, और हम चाहते हैं कि अंकित मूल्य के अब 95% पर बेचें। जब हमने इसको 70% पर बेचा था तो जाकर के हमें नुकसान हुआ था, लेकिन नुकसान किसका हुआ था पता है, क्रय मूल्य का हुआ था, और वो कितने का हुआ, 10% का नुकसान हुआ है। 10% का नुकसान हुआ है, इसका मतलब हमने क्रय मूल्य का 90% प्राप्त किया है, 90% क्रय मूल्य का प्राप्त किया है। चाहे तो आप ट्रेडिशनल भी जा सकते हैं, हमने इसको जब 70% में बेचा तो हमने क्रय मूल्य का 90% प्राप्त किया। अगर हम इसी चीज़ को 95% में बेचेंगे तो हमें क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत प्राप्त होगा। अब आप कहोगे सर ये कहाँ से टपक पड़ा, 90%। क्यों ऐसा आया, क्योंकि जो वस्तु का लागत रहा होगा, लागत भी 100% रहा होगा, और मुझे अगर 10% का नुकसान हो गया तो हमें 90% मिला है। अब जितना ज़्यादा मिलेगा उतना ही हमें फ़ायदा दिखेगा। अब आप सीधा कंपेयर करो, कह दो जो 70% है अंकित मूल्य का, वह क्रय मूल्य के 90% के बराबर है। हाँ, इसका मतलब 95 जो % होगा वह कितने क्रय मूल्य के बराबर होगा, ये हम लोग को बताना है। ठीक है, ये हमको बताना है। आइए डिसाइड करते हैं, कन्फर्म देखिए क्या आंसर आता है, सोचते हैं ना। तो आप देख रहे हैं 70% बराबर कितना है, 90% है। 95% का मान अगर आप इवेल्युएट कर लो तो भले ना कटेगा, लेकिन आप लमसम वैल्यू तक पहुंच जाओगे, आपको आइडिया हो जाएगा कितना होगा। इससे आप इवेल्युएट कर सकते हैं। अगर आप थ्योरेटिकल जाओगे, थ्योरेटिकल से भी प्रश्न हल होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही कर ले और लमसम अमाउंट पर आप क्लियरली पहुंच सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आसान करिए, देखिए जीरो खत्म हो जाएगा, इसका इससे गुणा करें, 9 पचे 45 की 5 हासिल 4 होता है, 9 9 81, 4 कितना होता है, 85 होता है। इसको 7 से कर दे भाग, 7 1 के 7 होगा, 1 5 7 दूना 14 होता है, 1 5 7 दूना 14, 122 दशमलव समथिंग आएगा। तो 100 से कितना बढ़ा है बताएं, 22%। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटेड लिखना चाहिए था, तो 22% का लाभ एग्जैक्टली आपको यहाँ पर बी ऑप्शन का ही चलेगा, 15 17 25 नहीं लिया जाएगा। ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि अगर मैंने अंकित मूल्य के 70% पर बेचा तो मुझे क्रय मूल्य का 20% मिला, तो सॉरी 90% मिला। अगर मैं 95% पर बेचूंगा तो मुझे कितने परसेंट क्रय मूल्य का मिलेगा, उस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर 122% यहाँ पर क्रय मूल्य से ऊपर। जैसे यहाँ पर मैंने कहा नहीं था कि 10% कम करने से आपको जो है 90% मिलता है, अब यहीं पर 22% बढ़ा देने से 122 दशमलव समथिंग % प्राप्त हो रहा है। तो 22% के आसपास का फायदा हमें यहाँ पर एग्जैक्टली मिल रहा है, जो ऑप्शन नंबर आपको किस में दिखा, बी में दिखा है। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए करेक्ट सोल्यूशन है। अगले प्रश्न पर आइए। पाइप ए एक टैंक को 60 मिनट में खाली कर सकता है। पाइप ए है जो एक टैंक को 60 मिनट में खाली कर सकता है। पाइप बी जो है उसी टैंक को 90 मिनट में भर सकता है। कोई टैंक है, टैंक की अपनी कैपेसिटी है, एक नल है, नल जो है उसको 60 मिनट में खाली कर सकता है, और दूसरा नल उसको 90 मिनट में भर भी सकता है। एक तीसरा पाइप है, तीसरा नल है, उसी टैंक को 120 मिनट में भर सकता है। तीनों पाइप को अगर एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टैंक था, एम्प्टी टैंक था, भरने में कुल कितने मिनट का समय लग जाता है।
देखो पहला टैंक क्या करता है, पहला नल क्या करता है, भरने का खाली करने का काम करता है। 60 मिनट में उसने कहा कि हम खाली कर देंगे। नेगेटिव रिस्पांस इसका है क्योंकि हमें भरना है। अगर यही चीज़ खाली करना होता तो इसका रिस्पांस पॉजिटिव होता। दूसरा यहाँ पर कहता है कि हम भरते हैं लेकिन भाई थोड़ा समय लगता है, मेरे को 90 मिनट लगता है। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, तीसरे को लगा देते हैं आपके साथ, और उसको भी समय लगेगा, 120 मिनट लगता है भरने में। अब इन तीनों को अगर हम अलाइन कर दें, एक साथ मिला दें, तो टंकी की एक कैपेसिटी होगी, वह टोटल कैपेसिटी टंकी की क्षमता कहलाएगी। क्षमता क्या होगी, एक ऐसी संख्या जो 60, 90, 120 से कट जाए, वह संख्या 360 होगी। 360 लीटर की टंकी है, 360 लीटर की टंकी है, और यहाँ पर यह खाली करने का काम या भरने का काम या भी भरने का काम करती है। अब आप एक काम करो कि आप प्रत्येक की क्षमताएं, एफिशिएंसी निकालिए। एफिशिएंसी वह संख्या होगी जो कि एक, जैसे इसने कहा ना कि हम 60 मिनट में खाली कर सकते हैं, ये तो आपका समय है। आप 1 मिनट में कितना पानी निकाल दोगे, यही एफिशिएंसी है। तो यहाँ पर हम कैसे करते हैं, जैसे हमने कहा कि ये बताओ अगर 360 लीटर की क्षमता वाली टंकी है, ये कह रहा हम 60 मिनट में सर इसको पूरा खाली कर देंगे, तो हम उससे पूछेंगे तो भैया 1 मिनट में कितना लीटर पानी निकालो, कहेगा 6 लीटर, 60 से भाग कर दिया। एक कह रहा हम 4 लीटर डाल पाएंगे, एक कह रहा है कि हम 3 लीटर डाल पाएंगे। कैसे समझ में आया, क्योंकि भाग दिया मैंने। अब तीनों को अगर मर्ज कर देंगे तो स्थिति ये है कि यह 4 लीटर डाला या 3 लीटर डाला, 7 पड़ा, बट इसने 6 फटाक से निकाल दिया। तो अगर तीनों को मर्ज करेंगे तो केवल एक पॉजिटिव आएगा। 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी केवल पड़ पाएगा 1 घंटे में, 1 लीटर पानी। और टंकी कैपेसिटी कितनी है, 360। तो अगर इस पूरी टंकी को इन तीनों को मिला करके हमें भरवाना है तो 360 मिनट टोटल लगेगा, क्योंकि 360 बटे 1 करेंगे तो आपको 360 मिनट टोटल यहाँ पर वक्त देना होगा। घंटे के हिसाब से जाएं तो 60 से भाग कर दें तो 6 घंटे का टोटल वक्त लगेगा, क्योंकि इस मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग किया जाता है। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। प्लीज़ इसको नोट करें, कंफर्म करें और अगले प्रश्न पर मेरे साथ बढ़ चलें। अगला प्रश्न देखिए क्या है, ये है आपका, ये आपका प्रश्न जो है ये आपका रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया प्रश्न होता है। लिखा क्या है देखो, 1728 है की पावर 26 है, -2 की पावर 156 है, डिवाइड किससे करना है, 16 से। मुझे बताइए कि शेषफल क्या आएगा। 1728 देखने से समझ में आ रहा है क्या, यह जो है, यह अगर हम 1728 की बात करें तो यह नंबर बहुत बढ़िया सा है। मतलब आप सोचो ये 12 की पावर है, जैसे अगर देखा जाए तो 12 की पावर कितना है, 3 है। अब 12 की पावर 3 का एक नंबर आपको दिया है, और यह जो है देख सोचा जाए, जैसे इसके बारे में देखिए, यह तो साफ साफ हम चाहें तो इसको जो है ना 16 के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप इसको सोचो क्या लिख सकते हो, इसको मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, 4 से इनको भाग करूँ, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 और 4 9 36, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं। मतलब आप जो ए वाला टर्म है इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसका मतलब ये 16 ही है। और जब सोचो यह 16 है तो यह इसको भी भाग करेगा, इसको भी भाग करेगा, करेगा ही करेगा। इसको भाग करा भी बता रहा हूं, पहले इसको भाग करेगा तो कन्फर्म है, क्योंकि यह 16 ही 16 की पावर 39 है, जो 2 की पावर 156 लिखा हुआ दिख रहा है, यह 16 की पावर 39 है। और 16 से ही जब मैं भाग करूंगा तो खत्म हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। ले देकर अपने पास यही बचा, कौन बचा, 1728 की पावर 26 है। इसी को डिसाइड करना है कि यह क्या है, कैसे इसको किया जाएगा। यह भी आप सोच सकते हैं, क्योंकि 1728 क्या है भाई, इससे अब मतलब नहीं है, खत्म कर दो इसको। इसको सोचिए, यह 12 की पावर 3 होता है, 12 की पावर 3 आपका 1728 होता है, 12 का घन होता है। अगर सोचिए आप लोग, सॉरी 12 का आप क्या कर सकते हैं, 12 का घन ना आपको 1728 होता है, 12 घन है, और ऑलरेडी यहाँ पर 26 लगा हुआ है। अब डिवाइड बाई आप कर दो 16, ये कन्फर्म है। एक प्रकार से आपका कितना हो गया, 12 की पावर 3 से इसको करे गुणा, 3 छंगे 18, 3 दूना 26, यहाँ 78 होता है, बटा कितना है 16। अब एक चीज़ समझ लीजिए, आप सभी लोग कन्फर्म कर लीजिए, ये जो है बेसिकली, ये जो संख्या है ना, ये आपका 4 गुणे 3 है, 4 गुणे 3 है, और पावर कितना है, 78 है। सोचिए तो यहाँ पर भी सोचा जाए तो 16 एज ए फैक्टर अवेलेबल है। मतलब 16 इसमें भी 4 गुणे 4 होगा कि नहीं, क्योंकि 4 की पावर 78 बार है ना, तो 4 एज ए फैक्टर अवेलेबल होगा। जब भी किसी ग्रुप में जो भाजक है, डिवीजर, वो एज ए फैक्टर अवेलेबल हो ना, तो मान लेना कि यह संख्या कंप्लीटली से डिवाइड हो जाएगी, यह भी डिवाइड होगी, और यह तो डिवाइड ऑलरेडी थी, तो पूरी तरह से विभाजित होकर के शेषफल कितना दे देगी, 0। तो अगर आप छठवां प्रश्न किए हैं और देख लीजिए तो आपको इसका आंसर कन्फर्म 0 नजर आएगा, क्योंकि यह संख्या पूरी तरह से खत्म होती दिख रही है, डिवाइड हो जाएगी पूरी तरह से 16 से। अगले प्रश्न पर आइए, 10 आंकड़ों का औसत, एवरेज पढ़ा अगर आपने,
10 आंकड़ों का औसत 56.5 है। 10 आंकड़े थे किसी समूह के, किसी ग्रुप के, 56.5 उनका औसत था। इनमें से पहले 3 आंकड़ों का औसत, शुरुआत के 3 आंकड़ों का औसत 50, अगले 4 आंकड़ों का औसत 60 है। ठीक है, पहले 3 आंकड़ों का औसत 50 है, अगले 4 आंकड़ों का औसत 60 है। यदि 8वां आंकड़ा 9वें आंकड़े से 10 कम है, 8वां जो है बेचारा वो 9वें से 10 कम है, और 10वें आंकड़े से 6 कम है, लो 10वें आंकड़े से 6 कम है, तो 8वां आंकड़ा हमको बताना है कि एग्जैक्टली कितना हो जाएगा। ये प्रश्न ट्रिकी भी हो सकता है, ट्रेडिशनल भी हो सकता है। सबसे पहले भाई हमारे पास 10 आंकड़े हैं, ठीक है, 10 आंकड़े हैं, उनका औसत आपसे कहा है, उनका औसत कितना है, 56.5 है। उनका औसत 56.5 है। उसमें से 3 आंकड़े, उसमें से पहले 3 आंकड़े जिनका औसत क्या है, 50 है। अगले 4 आंकड़े उनका औसत 60 है। देखो 2 चीज़ से कर सकते हैं। जैसे अगर हमको ट्रिक नहीं लगाना है तो हालांकि ट्रिक से भी जा सकते हैं, ट्रिक नहीं लगाना है तो ऐसे बता दो, योग क्या होगा, 565 होगा। कब, सभी आंकड़ों का, 10 का। पहले 3 आंकड़ों का योग 150 होगा, अगले 4 आंकड़ों का 240 होगा। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 5 4 9 2 1 3, 390 होगा। 390 क्या है, 7 आंकड़ों का योग है। तो कितने आंकड़े बचे हैं, 3। जैसे जो 3 बचे हैं, 3 जो बचे हैं उनका योग देखिए, 3 कौन कौन से हैं भाई, 1 से लेकर 7 तक हो चुका है, 8 9 10। ये जो 3 बचे हैं ये 8 हैं, 9 हैं, मतलब 8th है, 9th है एंड 10th है। इनका मान, इनका योग कितना होगा, इसमें से घटा दें, 10 से 5 हो गया, 6 से 16 से 9 7 हो गया, और 4 से 3 175 इन तीनों का योग है। जो 3 आंकड़े बचे हैं उनका जोड़ 175 है। उसमें देखो ध्यान से, इसको हम लोग जैसे क्लास में अगर मेरी आपने किया होगा तो मैंने कुछ दूसरा तरीका बताया है। मैंने कुछ ऐसे बताया होगा कि यह मेन से कितना कम है, कम है 6.5, यह कितना ज़्यादा है, ज़्यादा देख लीजिए कितना ज़्यादा है, 3.5 जो भी ज़्यादा है। फिर हमने क्या किया, इसका इससे गुणा करके, इसका इसके गुणा कर, मिसिंग में हमने क्या किया था, अगर पॉजिटिव आता था तो घटाते थे और नेगेटिव आता था। अभी ये चीज़ अगर अभी यहाँ बताऊँ तो अजीब लगेगा आपको, ठीक है, कुछ नए भी लोग देख रहे होंगे तो उनको अजीब लगे, इससे आप हैबिचुअल हैं और डेटा भी उतना टफ नहीं है, ठीक है। बाकी मैंने इसका पैटर्न आपको ट्रिकी बढ़ाया है। आप उन तीनों का जोड़ आपको निकालना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, निकाल कर 8th 9th और 10th का रिलेशन समझें। क्या रिलेशन है, इसने लिखा है 8वां 9वें आंकड़े से 10 कम है और 10वें से 6 कम है। 8वां जो है 9वें से क्या है, 10 कम है और 10वें से 6 कम है। तो अगर 8वां यन है, 8वां यन है तो 9वां क्या होगा पता है, यन प्लस 10 होगा, ठीक है। और 10वें से क्या है, 6 कम है तो यन प्लस 6 होगा। ये समझ में आई कैसे। अब देखो इससे 10 कम है, इससे 6 कम है, तीनों को जोड़ दें, जोड़ दें तो 3n प्लस 16 है, बराबर योग कितना है, 175 है। तो 3n बराबर क्या होगा, घटा दें इसको, 15 से 6 9 होता है, 15 से 6 क्या होता है, 9 होता है, और 6 से 1, जैसे आप इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 से 6 9 हो गया, 6 से 1 5, 159 हो गया। यन बराबर 3 5 15, 3 3 9 53 हो गया। यन क्या है, ये यही 8वां आंकड़ा था जो कि 53 है। तो 53 अगर दिया है तो यही 8वां आंकड़ा है जो डी ऑप्शन में आपके सामने है। तो आपको किसी भी हालत में इन तीनों का जोड़ तो निकालना ही था। जब तीनों का जोड़ आपने निकाल दिया तो उससे आप रिलेशंस के आधार पे आप डिसाइड कर सकते हो कि इसका आंसर कितना होगा। क्लियर होगी बातें। अगले प्रश्न पर आइए। 8 देखिए, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 5 4 2 के अनुपात में है। कमरे की जो लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई 5 4 2 के अनुपात में है। यदि लंबाई 20%, चौड़ाई 25%, जबकि ऊंचाई 25%, क्या क्या होती है, लंबाई 20% और चौड़ाई 25% बढ़ती है, जबकि ऊंचाई 25% घटती है, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, उसमें क्या परिवर्तन आएगा, ये सोचिए। देखो कमरे की जो लंबाई थी, लेंथ ब्रेथ और हाइट, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 5 4 2 के अनुपात में थी, ठीक है। अब क्या क्या कहा है, कैसे कैसे कहा है, यदि लंबाई 20%, चौड़ाई 25% बढ़ती है, ऊंचाई 25% घटती है, तो चारों दीवारों की क्षेत्रफल का परिवर्तन आपसे पूछ रहा है। आप इसको समझो कैसे। अभी देखो अगर मैं आपसे कह दूं चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है ट्वाइस एल प्लस बी इंटू एच होता है, इस हिसाब से अगर सोचा जाए तो ओरिजिनल जो लेंथ ब्रेथ हाइट आपको दी गई, हालांकि मैं चाहूँगा कि थोड़ा परिवर्तित हो, क्योंकि 20% 25% और वो 25% में थोड़ा डेसिमल का उपयोग होगा। आप इसको बस मेरी बात मानकर इसको 10 बना दें, 8 बना दें, 4 बना दें,
तो आपको बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, कुछ किया नहीं, 2 2 से मल्टीप्लिकेशन क्यों किया वो भी अभी कंफर्म हो रहा है, क्योंकि अभी तो ये ओरिजिनल मानिए इसको, अब इसमें परिवर्तन होगा। परिवर्तन भैया क्या होगा कि 20% बढ़ेगा। अब 20% होता क्या है, 1/5, मतलब 5 से 1 बढ़कर 6 होगा। तो 5 से बढ़कर 6 होगा, तो नियमतः यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हो कि 20% होगा कितना, 2, इसका 20% 2 आएगा, 2 बढ़ करके 12 हो जाएगा। 25% 1/4 होता है, 1/4 इसका मान क्या होगा, 4, मतलब भाग करिए, 4 दूना 8, 2 ही होता है, तो ये भी आपका कितना होगा, 10 होगा। तो 1/4 करिए, 4 से भाग किया, और वह 1/4 मतलब इसका मान 1 ही होगा, और यह घटेगा तो घटकर कितना होगा, 3 होगा। करेक्ट है। इस तरह से हमने यहाँ पर नए मेजरमेंट्स बना लिए हैं। अब यहाँ से आप इसके चारों दीवालों का क्षेत्रफल निकालिए, ट्वाइस l + b, 10 8 18, 18 गुणे 4, करेक्ट है। ये आपका ओरिजिनल हो गया। और न्यू क्या है बताएं, ट्वाइस, देखिए ट्वाइस 12 10 22 गुणे कितना, 3, ये आपका न्यू हो गया। ये ओरिजिनल था, ये न्यू था। अब कह रहा है कि कमरे की चारों दीवालों का क्षेत्रफल प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/12 कम हो जाएगा, प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/5 बढ़ जाएगा। प्रारंभिक क्षेत्रफल का इस तरह से आपको सोचना है। तो प्रारंभिक क्षेत्रफल और नए क्षेत्रफल को कंपेयर कर लीजिए। तो प्रारंभिक क्षेत्रफल और नए क्षेत्रफल कंपेयर करेंगे, 2 2 से खत्म हो जाएगा, देखते चलिएगा, 2 2 से खत्म हो जाएगा। और यहाँ से देखिए कुछ और, जैसे 3 से 6, 3 छंगे 18 होता है, 2 तियाँ 6 होता है, 2 11 हो गया। एक प्रकार से 3 चौके 12 से बटे 11 हो गया, मतलब 12 से बटे 11 हो गया, मतलब एक प्रकार से पहले अगर 12 था तो 12 से घट करके क्या हो गया, 11 हो गया। तो 12 से घटकर 11 होने का मतलब क्या होता है बताइए। अगर आप खुद ही समझ रहे हैं तो इतना कंफर्म कर लीजिए, जैसे 12 से 11 होना मतलब कम होना, एक किससे होना, 12 से, तो 1/12 क्या हो गया, कम हो गया। 1/12 कम होना मतलब बी ऑप्शन आपको, पहला ऑप्शन आपको दिया है। इस हिसाब से अगर हमने देखा कि अगर हमने कमरे की लंबाई चौड़ाई 5 4 2 के अनुपात में देखी थी, लंबाई 20% और चौड़ाई 25% बढ़ी थी, तो ऊंचाई 25% घट जाती है, तो कमरे का जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल है वह प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/12 कम हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए आपका राइट सोल्यूशन यहाँ पर बनकर आ रहा है। इसको आप देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी। तो पहला ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है, कंफर्म देखिएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर आ जाओ। 9वां, निम्नलिखित डेटा समुच्चय का माध्य और माध्यिका क्या है। मीन पूछा है, माध्य मतलब मीन, और मीडियन पूछा है माध्यिका। तो मीन क्या होता है, आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या, वो मीन होता है। तो सबको जोड़कर संख्या से भाग करें, ये अपना मीन हो गया। लेकिन माध्यिका के लिए आपको आंकड़ों को पहले ग्रुप में व्यवस्थित करना होगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग में। आप देखो कैसे, सबसे छोटा कौन है, 5, उसके बाद 7 ना, 7 खत्म करो। फिर कौन नंबर आया, 11, ये खत्म हुआ। फिर क्या आया, 13, ठीक है, 13 आया। फिर क्या आया बताइए, 21, 21 आया। फिर कितना, सॉरी 21 नहीं, 20 आएगा ना, 20 उससे छोटा है, 20 आया। फिर क्या आया, 21। फिर क्या आया, 25। फिर क्या आया, 38। फिर क्या आया, 40। आंकड़े गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 6 3 9, करेक्ट है। आंकड़े आड हैं, विषम हैं। अगर विषम है भाई तो जितने हैं, जैसे 9 है ना, तो 9 + 1/2 कर दीजिए। तो पांचवी वैल्यू माध्यिका है, 1 2 3 4 5, पांचवी वैल्यू माध्यिका है। ये माध्यिका तय हो गई, 20 है। अब ऑप्शन में चेक करें तो 20 भैया 2 जगह पर है, तो इसलिए डाउट है, नहीं तो हम उत्तर बना लेते। ये दोनों तो नहीं होंगे। हम अगर 20 एक ही जगह होता तो हम लोग मान लेते कि वही उत्तर हो गया, लेकिन 20 2 जगह पर है, तो आपको मीन निकालना ही पड़ेगा। आंकड़ों को जोड़िए, 5 7 12, 5 7 12, 10 22 1 23, 10 33, 33 3 36, 20, 36 20 आपका 56 होता है। 56 20 क्या हो जाएगा, 56 20 आपका 76, 76 1 77, 77 20 कितना होगा, 77 20 97 5, 97 5 102, 102 और 30, 102 30 132, 132 8 40, 280 हो गया। 280 है बटा, यहाँ पर कुछ हमको लग रहा है मिसिंग है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, कंफर्म जोड़िए, जिससे कि मिस ना हो, गलत ना होने पाए। देखिए हम पहले और 40 30 70 20 90 20 110, 110 20 130, 130 और 10, यहाँ पर देखो इतना लंबा होना ही गलत था। ये आपका श्योर है कि 180 था जो मैंने किया था,
ठीक है, जोड़ के चाहे देख ले, 40 30 70 जो मैं 200 पहुंच गया वो मिस था। 40 30 70 20 90 20 110 110 20 130 140 150 150 अपना ए तय हो गया। 5 7 12 12 1 13 13 3 16 16 1 17 17 5 22 17 5 22 22 8 30 30 और जोड़ दीजिए, देखिए एकदम तय 180 आया ना। 180 बटा 9 है, 9 दूना 18 20 ही है, तो 20 20 करेक्ट आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट सोल्यूशन यहाँ पर बी ऑप्शन है। सही से ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे तो गलती कभी नहीं होगी, बस ध्यान से ईमानदारी से प्रश्नों को हल करना आपकी नियति होनी चाहिए। चलिए 10वां नंबर देखिए क्या है। प्रश्न है, शिवाजी और प्रभु की उम्र 11:7 के अनुपात में है। शिवाजी हैं और प्रभु की आयु का अनुपात 11:7 है। 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 15:11 का होगा। 8 साल बाद, ठीक है। उनकी उम्र में कितना अंतर है? अंतर हमेशा बराबर रहता है, ध्यान दीजिएगा। एज में हमेशा जानकारी जो दी जाती है वो वर्तमान की होती है। 2 पर्सन है शिवाजी और प्रभु, 11 और 7 का अनुपात। एक चीज मैं बता दूं, ऑप्शन से भी कंफर्म हो जाएगा, ऑप्शन से कंफर्म हो तो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डाउट बनता है और कुछ नहीं। क्योंकि देखो 7 और 11 का डिफरेंस 4 होता है, 11 15 का डिफरेंस भी 4 होता है। जो उनकी आयु में अंतर होगा वो 4 से कटेगा, लेकिन 4 से कटने वाली संख्याएं 2 हैं, ये प्रॉब्लम है। अब आप चेक करो, वर्तमान में 11:7 का अनुपात है। 8 साल बाद, 8 साल बाद उनकी आयु में अनुपात कितने का होगा? 15 और 11 का होगा। यहाँ एक चीज देखनी पड़ती है हम लोगों को, क्या? यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है? बोलो, वर्तमान से 8 साल गए हैं, यहाँ से यहाँ तक 4 साल का गैप है, यहाँ भी 4 साल का गैप है। अगर ये बराबर ना होता तो बराबर करते हैं हम लोग, कराए भी हैं बहुत बार आपको। बराबर है तो 4 की तुलना किससे कर दें? 8 से कर दें। 4 की तुलना अगर 8 से, क्यों? क्योंकि ये रेशियो का गैप है और एक्चुअल गैप 8 है। 1 का मान 2 होगा, बट आपको निकालना है आयु में अंतर। चाहे यहाँ से देख लो अंतर कितना है 4, चाहे यहाँ से देख लो अंतर कितना है 4, 4 बराबर 8। उनकी आयु में 8 साल का अंतर है। ये है राइट सोल्यूशन, करेक्ट है। तो डी नहीं होगा, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप देख रहे हैं 10वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने है। क्लियर हो गई बातें? अभी हम बढ़ते हैं और आते हैं 11वें पर। देखिए, चिथू ने एक घर के निर्माण में, शानदार सा प्रश्न है, एक 49 मीटर 46 मीटर माप का आयताकार भूखंड खरीदा। मतलब घर उसको बनवाना था तो उसने जाकर के मार्केट में कहीं जमीन खरीदी, 49 मीटर लंबाई की, 46 मीटर चौड़ाई की, करेक्ट है। पहले कदम के रूप में उसने 7 मीटर अर्ध व्यास और 40 मीटर गहराई का कुआं खोदा। इस कार्रवाई के दौरान निकाली मिट्टी को समान रूप से मैदान पर फैला दिया। भाई जो मैदान उसने खरीदा था, देखो ये, या कहीं ऐसे, चलो यहीं बनाते हैं, यहाँ सब क्लियर हो जाएगा। ये मैदान है, मैदान की जो लेंथ है कितनी है? 49 है, और ब्रेथ कितनी है? 46। यही उसने खरीदा था मकान को, मैदान को ना। ये आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, यहाँ पर बढ़िया से बना देते हैं। 46, चलो अंदर ही लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ है 49 और ब्रेथ कितनी है? 46। यही मैदान उसने परचेज कर लिया कि घर बनवाते हैं, लेकिन घर बनवाने के लिए पानी आनी की जरूरत पड़ती है। तो उसने कहा एक काम करते हैं, 7 मीटर अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब होता है रेडियस, रेडियस 7 मीटर अर्धव्यास। और उसने कहाँ से लिया होगा? यहीं से लिया होगा, जाकर इसी मैदान के अंदर ही उसने 7 मीटर अर्धव्यास ऐसे ले लिया। ये देखो 7 मीटर अर्धव्यास और 40 मीटर गहरा कुआं खोदा और कुएं की मिट्टी को बाहर निकाला। ठीक है, देखो एक चीज यहीं पर कंफ्यूजन थोड़ा सा होता है, ये जो कुआं खोदा है क्या अपने ही प्लाट से खोदा है कि कहीं और बाहर से खोदा है? ये थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन है तो उसको जो है समझ लीजिएगा। तो उसने क्या किया, पहले कदम के रूप में उसने 7 मीटर अर्धव्यास मतलब 7 मीटर रेडियस की, जैसे सर्कुलर अगर स्ट्रक्चर ऐसे समझ लीजिए आप लोग, ये देखिए 7 मीटर अर्धव्यास हो गई, और 40 मीटर गहरा मतलब एक प्रकार से सिलिंड्रिकल शेप बनता है। और उसको उसने क्या किया, मिट्टी को निकाला और उसने मैदान पर समतल रूप से फैला दिया। अब फैलाएगा तो जो मिट्टी निकली है वही तो आकर पड़ेगी, ठीक है। तो कह रहा मैदान की ऊंचाई में कितने की वृद्धि देखने को मिली, ये आपको बताना है। अब मैदान की ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी मैं आपको अभी कंफर्म कर दे रहा हूँ, बहुत ही क्लियरली आपको आ जाएगा। कैसे आएगा इसको समझिएगा। जो मिट्टी निकलेगा उस मिट्टी का जो मात्रा मतलब वो कुएं का आयतन होगा, और वही जा करके अब जब यह जो मैदान था समतल था, थोड़ा ऊंचाई बढ़ेगी ना भाई। जब आप सोचो आपकी फर्श है, जहाँ जिस कमरे में हैं आप, फर्श पर अगर हम समतल रूप से मिट्टी फैला दें तो जहाँ पे पहले उसका लेवल था उससे थोड़ा हाइट बढ़ी कि नहीं बढ़ी। तो अब वो जो आपका सरफेस है ना वो आपका आयत नहीं रह गया, वह घनाभ हो गया, चबूतरे टाइप का हो गया। चबूतरा मतलब चौकोर नहीं सोचिएगा, आयताकार भी चबूतरा होता है ना। उसमें जो उसकी क्षमता, जो उसकी आयतन बना है उस चबूतरे का या उस जो है समतल का, जो अभी आपने सोचा है,
उसका आयतन इस निकाली गई मिट्टी की मात्रा के बराबर अर्थात इस कुएं की आयतन के बराबर होगा। और उसी मिट्टी को उसे आयतन के बराबर आपने इसको डेवलप किया, तो इसमें कितनी हाइट बढ़ी ये हमको बताना है। इसको थोड़ा समझिएगा। सबसे पहला काम, एक काम कर दो आप लोग, समझिए ध्यान से। इसका जो हमने कुआं था, कुएं की गहराई कितनी है, जैसे आप सोचो तो सिलेंड्रिकल शेप बनेगा, ऐसे सिलेंड्रिकल शेप बनेगा। और कितनी इसकी मिट्टी निकलेगी, टोटल मिट्टी बताइए कितनी निकली। जो बेलन बेलन के आकार का बना है तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है। आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर इंटू एच मतलब 40। करेक्ट है। 22/7 होता है। गुड़े आप कर दो 7 गुड़े 7 गुड़े आप 40 कर दो। 7 7 से खत्म हुआ तो 22 गुड़े 7 गुड़े 40 है। ये हमने क्या किया, इतनी मिट्टी है टोटल अपने पास। और अगर इस मिट्टी को ले जाकर इसके ऊपर फैलाएंगे, इसके ऊपर, तो आप ये समझो कि आपके पास समतल सतह कितनी है। समतल सतह 49 गुड़े 46 तब है जब कुआं नहीं खोदा गया था। और अगर वहीं कुआं खोद दिया गया तो इतनी सतह तो गायब हो गई, अर्थात इस पर तो मिट्टी फैलाएंगे नहीं आप। इस पर तो मिट्टी, भाई अगर आप बाहर कहीं कुआं खोद करके लाओ मिट्टी फैला तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमको ये भरोसा है पूरी तरह से इस प्रश्न के कॉन्सेप्ट को देख करके कि आप सबसे पहले 49 गुड़े 46 कर दो। क्या कर दो भाई, 49 गुड़े 46। 49 गुड़े 46 कर दें। कैसे होगा देखो, 49 से 46 है, मैं जो समझ पा रहा हूँ उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। 9 छंगे 54 होता है, 4 चौके 9 छंगे 54 होता है, 6 चौके 24, 9 चौके 36, 24 और 36 मतलब 60 हो गया। और 4 चौके 16 है, 16 है, 4 हो गया, 65 की 5 हासिल 6, 16 6 22, 2254 मीटर स्क्वायर पूरा सरफेस था। बट उसमें से उस हम सरफेस को जो हमने देखिए ऐसे था ना अपना, ऐसे, भाई इसका पूरा क्षेत्र कितना है, 2254 है। इसमें कुएं वाला भाग अगर हटा दें तो कुएं की सतह कितनी बनेगी, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मतलब 22/7 गुड़े 7 का वर्ग ना, 7 7 से खत्म, 154। तो सतह में 154 पहले घटा दें, घटा दिया तो 0 0 1, 2100 हो गया। 2100 मीटर स्क्वायर अपने पास टोटल है, जो मान लो लंबाई गुड़े चौड़ाई है वह इसकी बराबर हो जाएगा। जैसे अब इसकी लंबाई गुड़े चौड़ाई आपकी कितनी हो गई है, 2100, या लेंथ इंटू ब्रेथ है। और हाइट जिसको पता करना उसको यच कर दो बराबर, यही सामने कर दीजिए, 22 गुड़े 7 गुड़े 40। आपको उसी एच का मान निकालना है, क्योंकि उसी मिट्टी को ले जाके उसके ऊपर फैलाया है इतना छोड़ करके सरफेस को। अब सोचो कैसे कैलकुलेट कैसे होगा, देखो 1 0 तो ऐसे ही खत्म हो गया, 7 से डिवाइड कर 7 तरीके 30 हो गया। ठीक है, 30 हो गया है, कुछ कटने की स्थिति नहीं। 22 चौके 88, 88/30 कर दें। 88/30 का मतलब 30 दूना 60, 2 दशमलव में आएगा तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 933 मीटर। एकदम सही है, परफेक्ट है, राइट सोल्यूशन यही होगा। 30 दूना 60 पे जा रहा है तो करेक्ट सोल्यूशन आपका 2 पॉइंट समथिंग मतलब 933 मीटर है। जितना सरफेस आपका, अगर मान लीजिए आपने कहीं भूखंड खरीदा है ज़मीन और उसके ऊपर हमने वही कुआं खोदा, भाई दूसरे में कहाँ खोद पाओगे दूसरे की ज़मीन में जाओ खदेड़ देगा वो। अपने ही भूखंड से खरीदो और उस सरफेस को हटा दो। अब यही तो उठेगा कुआं छोड़ करके, कुआं आपने परमानेंट सेट कर दिया है। ठीक है, उठेगा कितना, इस सरफेस का क्षेत्रफल लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई, यही आयतन बनता है। घनाभ का अगर सोचा होगा तो आपने उस हिसाब से किया है। आइए इस प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। टॉम ने अपने बेटे अरुण को अपनी आधी संपत्ति दे दी, ठीक है, और शेष संपत्ति का 1/4 भाग अपनी बेटी सीता को दे दिया। जितनी उसकी प्रॉपर्टी, उसकी कमाई धमाई थी, उसका आधा हिस्सा अपने बेटे अरुण को उठा के दे दिया। जो बचा बेटे को देने के बाद उसका भी 1/4 अपनी बेटी सीता को दे दिया। करेक्ट है। उसने अपनी कुल संपत्ति का 1/16 भाग एक संस्था को दान भी कर दिया। जितना उसकी प्रॉपर्टी थी उसका 1/16 भाग दान भी कर चुका है। टॉम की संपत्ति का कितना अंश टॉम के पास अभी बचा हुआ है, ये प्रश्न है। बढ़िया प्रश्न है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से करिए। मैं तो ऐसे कह रहा हूँ ना, टॉम की संपत्ति को कुछ मान लीजिए। हालांकि मेरे दिमाग में और भी चीज़ें चल रही थी, लेकिन मैं इसे बता रहा हूँ कि टॉम की संपत्ति को कुछ मान लो और कुछ ना मान करके 16 ही मान लो। 16 इसलिए मान लें क्योंकि 16 1/16 से कट जाएगा, आधा भी हो जाएगा, बहुत कुछ कन्फर्म होगा। अगर टॉम की कमाई कुल 16 थी, क्लियर, तो उसने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर उसने अपनी संपत्ति का, ध्यान से देखिएगा, उसने अपनी संपत्ति कुल का आधा भाग अपने, आधा भाग मतलब अपने किसको दे दिया, आधा भाग दिया है अपने बेटे को, बेटे अरुण को, ये अरुण को दिया है। शेष कितना बचा, 8 बचा। इस 8 का 1/4, 8 का 1/4 अपनी बेटी सीता को दिया है, तो 4 दूना 8, 2 भाग दिया है, 2 दिया है। अब उसके पास देखो यहाँ से अगर सोचा जाए तो कितना बचा, 6 बचा।
लेकिन उसने अपनी पूरी संपत्ति का 1/16, मतलब 1/16 करेंगे तो 1 भाग उसने क्या किया है, दान दिया था, 1 भाग दान दिया था। अब उसने अपनी संपत्ति दी कितनी, टोटल उसकी संपत्ति 16 थी, 8 इसमें दिया अरुण को, 2 दिया सीता को, 1 उसने दिया दान, तो 8, 2, 10, एक 11 भाग उसने दे दिया है, 11 भाग उसका चला जा चुका है। सोचो अगर 16 में 11 निकल चुका है तो 16 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5, और कहाँ से बचेगा, 16 से। 5/16 भाग उसका अभी बचा हुआ है। यही हमसे पूछा था कि कितना हंस बचा है, हम कहेंगे 5/16 भाग बचा है। आसान सा प्रश्न था, ध्यान देने की बात है, बाकी प्रश्न में ऐसा कुछ नहीं था कि आपको बड़ी प्रॉब्लम होती, एकदम इफेक्टिवली आप इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आइए। ₹2.50 प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपए का लाभ होता है। अगर वह ₹2.50 प्रति पेंसिल के हिसाब से पेंसिल बेचता है तो उसे 110 रुपए का लाभ होता है, तथा 1.75 की दर से अगर वह पेंसिल बेचता है तो उसे 55 की हानि होती है। ठीक है, विनोद के पास कितनी पेंसिल थी, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे। आप समझो सिस्टम क्या है। रेट ध्यान से देखना, रेट 2 हैं, क्या है बताओ, ए है 2.50 है और दूसरा रेट 1.75 है। यहाँ पर ज़्यादा पैसा पाता था, यहाँ कम पैसा पाता है, तो निश्चित तौर पर उसे फ़ायदा और नुकसान, फ़ायदा नुकसान कैसे डिसाइड होता है, एक कॉस्ट प्राइस होती है, उससे 110 रुपये जब ज़्यादा पाया है तो उसे फ़ायदा है, और नुकसान अगर उससे उसने 55 रुपये कम पाए हैं तो उसे नुकसान हुआ है। इन दोनों रेट में अगर डिफरेंस करोगे तो आपको इस वैल्यू में भी डिफरेंस सोचना पड़ेगा। यहाँ से पेंसिल की संख्या कंफर्म हो जाएगी। दोनों का डिफरेंस बताइए कितना है, दोनों का डिफरेंस सोचा जाए तो 0.75 है। कैसे, 0.50 और इसका डिफरेंस करिए 75। इन दोनों का फर्क सोचो कितना है, इन दोनों का फर्क भाई 110, जैसे मैं यहाँ हूँ, मेरे से आप 110 ज़्यादा तो लाभ हुआ, मेरे से 55 कम तो हानि हुई। दोनों के बीच का डिफरेंस दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 100 कितना हो जाएगा, 5 6 165 हो गया ना, 5 और 5 1 6 165 हो गया। 165 का मान आपका किसके बराबर है, जैसे आप एकदम कंफर्म कर लो, यहाँ से देखिए जोड़ दीजिए, इसका 0 5 हो गया, 5 1 6 1 165 हो गया, तो 0.75 का मान आपका 165 है। अब यहाँ से अगर संख्या निकालनी है तो आपको 1 का मान निकालना होगा, और 1 का मान देखिए कैसे निकलेगा, यह भाग करेगा, कितना आएगा बताएं, 165 को अगर मैं 0.75 से भाग कर दूं, ठीक है, भाग कर दिया, दशमलव हट गया, 2 जीरो बढ़ गए, 25 तियाँ 75 होता है, 25 छक्के 150 होता है, और 25 फिर से छक्के कर दिए 150 होगा। कैसे, 25 तियाँ, देखिए हम 25 से भाग रहे, 25 तियाँ 75, 25 छक्के 150, एक और 5 ना भाई 15 ही तो होगा, 65 जा रहा है, फिर 25 छक्के 150 जीरो हो गया, 2 इनसे डिवाइड कर दे, 220 आएगा। 220 टोटल पेंसिल थी, ऑप्शन नंबर ए है। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, यहाँ से एक कमान कैलकुलेट कर दिया, आंसर आपके सामने 220 है। राइट सोल्यूशन आप नोट कर सकते हैं, करेक्ट है। तो 13वां प्रश्न आपका डन होता है, इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है। उस समांतर श्रेणी का बढ़िया क्वेश्चन है कि पहले 19 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका 15वां और 11वां पद क्रमशः इतना और इतना है। हमसे इसमें योग भी हमको कंफर्म करना है, मतलब जानकारी होनी चाहिए, और पद भी। अगर समांतर श्रेणी है तो पदों की संख्या में अंतर बराबर होता है, सार्वंतर होता है। अगर श्रेणी हमारी ऐसी कोई समांतर है तो पहला पद अगर ए है, ए अगर फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस डी है, मतलब सार्वंतर है, तो आप किसी श्रेणी पर अगर हैं, जैसे आप ध्यान से देखिए, अगर श्रेणी आप सोच रहे हैं समांतर श्रेणी, मतलब ये फर्स्ट टर्म है अर्थात पहला पद है और ये सार्वंतर है, सार्वंतर है, तो आपको एक बात दिमाग में तुरंत सेट करनी है। अगर हमसे कह रहे 15वां पद, तो 15वां पद होता है a + 14d, ठीक है। हमेशा कैसे, कोई श्रेणी का, समांतर श्रेणी का जो nth टर्म होता है tn, वो होता है a + n - 1 × d, याद रखिएगा। जैसे आपसे थर्ड टर्म पूछेगा तो a + 2d, फोर्थ a + 3d, 10th a + 9d, अगर 15th पूछा है तो a + 14d, और 11th पूछा है तो a + 10d, करेक्ट है। अब इनके पदों को सोच लीजिए क्या कैसे है, a + 14d = 24.25 और a + 10d = 20.25। दरअसल हम लोगों को समांतर श्रेणी के 19 पदों का योग पता करना है। योग का नियम SN होता है, n/2 2a +
n-1 इंटू डी होता है। आप इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास a और d तो हो तब तो कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग साइमल्टेनियसली हल करते हैं। माइनस होगा, माइनस होगा, माइनस होगा, ये ख़त्म होगा, 4d होगा, और इससे घटा दें तो ये आपका 4 होगा। d बराबर 1 होगा। अगर d का मान 1 है, d का मान 1 है तो a उठा के कहीं भी रख दो, a प्लस 4 10 होगा, केवल 10 इंटू डी करेंगे तो 10 इंटू 1 होगा 10 इज इक्वल टू 20.25, अर्थात a बराबर 10 घटा दें तो 10.25 होगा। 10.25 लाइए रख दीजिए, 19/2 करिए, 2a मतलब 2 से गुणा करें, 20.5, 20 कितना 5 भाई, 2 से गुणा करिए, देखिए कितना होगा 20.5 प्लस n-1 मतलब 18 और d का मतलब 1 है, करेक्ट है। 19/2 हुआ, 20.5 में 18 जोड़िए तो 20 10 30 38.5 हुआ। 2 से गुणा करें, 2 1 9 2 9 18, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 19 से गुणा कर दें तो 361 से ऊपर ही होगा, गुणा करिए, 19 पचे 95 की 5 हासिल 9, 19 दूना 38 9, 47 के साथ हासिल 4, 47 पे एक ही ऑप्शन जा रहा है। 19 9 171, 171 4 175 की 5 हासिल 17, 19 दूना 19 1 के 19, 19 17 36, ठीक है। 365.75 ऑप्शन नंबर सी है, इस प्रश्न का हल है। करेक्ट करिए, 14 नंबर आपका डन होता है। ठीक, 15 पर आइए। एक घोल है, मिश्रण सिरका और पानी है, सिरका है और क्या है, पानी है, विनेगर है एंड वाटर है, जो रेशियो कैसा है 5:3 में है। घोल का कितना हिस्सा निकालकर, कितना भाग निकालूं और उसकी जगह मिला दूं पानी, ठीक है। घोल का कितना हिस्सा निकालकर उसकी जगह पानी मिला दिया जाए जिससे कि घोल में सिरका और पानी बराबर हो जाए। हमें क्या निकालना है, घोल ही निकालना है। कह रहा घोल का कितना हिस्सा निकाल दूं और उसकी जगह पानी बढ़ा दूं, मतलब टोटल निकालूं और पानी बढ़ाऊं जिससे कि घोल में सिरका और पानी क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ये हमारा प्रश्न है। ध्यान से देखिएगा, जैसे अभी विनेगर एंड वाटर का जो रेशियो दिया है 5:3 दिया है, हमको इसी टोटल में से ही कुछ भाग ऐसा निकालना है, इनका मतलब यहाँ पर ऐसा निकालना है कि यहाँ पर जो रेशियो बने इनका 1:1 हो जाए। निकालना दोनों से है, इसमें से भी निकालना है, इसमें से भी निकालना है, तो टोटल से ही निकलेगा, टोटल से ही निकलेगा। अब इसको आपको समझना है ये कैसे डिसाइड होगा। जैसे देखो, एक तरीका इसका बड़ा अच्छा ये होता है, जैसे अगर मान लो हमने सोचा कि हम अगर n यूनिट निकालेंगे, तो n यूनिट निकाला तो हमने दोनों में से निकाला। एक प्रकार से अगर सोचा जाए, जैसे अगर इसका मान अगर सोच लिया मैंने, ये अगर सोचा जाए तो 5n है और इसमें 3n है, टोटल सोचा जाए तो 5 3 8n टोटल क्वांटिटी थी अपने पास, ठीक है, 8n क्वांटिटी थी। हमने इसमें से अलग अलग तो निकाला ही है। देखिए इसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। अगर हम इस तरह से जा करके इसको 5n सोचें और 8n 3n सोचें, टोटल 8 हो गया, 8 में 5 भाग a है, 3 भाग a है, हम घोल का कितना हिस्सा निकाल कर उसकी जगह पानी बढ़ा दें, तो ये थोड़ा सा, जैसे आप ये सोचो, घोल में बैलू के रूप में सोचा जाए सिरका है और जो वाष्प के रूप में वो पानी है, आपको कन्फर्म है। तो पानी एक तरह से मिलाना है और निकलेगा तो पानी नहीं निकलेगा, सिरका ही निकलेगा। अब आप ऐसी कंडीशन में देखो, आप चाहते हैं तो मतलब आप इसका सिंपल एक तरीका फॉलो करिए। मैं जैसा आपको बता रहा हूँ, हमको कन्फर्म है कि हमें ये चीज़ निकालना है और इसमें उसको ऐड करना है, तो हम इसको ऐसे कर दें। और एक चीज़ समझिएगा, जो इसका निकलेगा उतना ही इसमें ऐड होगा। तो हम प्लस माइनस के हिसाब से इसको हम क्रिस क्रॉस मेथड से भी ले जा सकते हैं। जैसे अगर इसमें हम सोचें कि हम n ऐड कर दें, इसमें n घटा दें, तो या रेशियो 1:1 हो जाए। हम इसको ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर हम इसमें चलो 5 + 5 - x कर दें विनेगर से और उतना ही पानी बढ़ा दें, या ऐसे कर दें, देखिए उतना ही पानी बढ़ा दें, तो हमने लिखा 3 + x कर दें बराबर 1:1 कर दें, क्रॉस कर दें, 5 - x बराबर 3 + x कर दें, 2x हो जाएगा और इधर ये आपका 2 हो जाएगा, तो x बराबर 1 हो जाएगा। यह एक भाग है, एक भाग निकला, टोटल कितना, कहाँ से, 5 से, क्योंकि 5 ही तो विनेगर था। तो हमसे पूछा गया घोल का कितना हिस्सा, तो 5 निकला, एक भाग निकला 5 से, तो ऑप्शन नंबर आप डी पर जा सकते थे। तो राइट सोल्यूशन इसका देखिए डायरेक्टली बता सकते हैं, इस टाइप से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मैंने कहा ना कि बहुत सारे मेथड्स थ्योरेटिकल, इस टाइप से ट्रेडिशनल जा सकते हैं, लेकिन ये सबसे परफेक्ट है। आप इस टाइप से देख लीजिए, इसमें जितना निकलेगा उतना इसमें ऐड होगा और इसका रेशियो 1:1 बना, तो x का मान आया और x कहाँ से निकला है, 5 से निकला है,
ठीक है, सीधा सीधा आप बताइए। हम तो यही पूछा ना कितना निकला है, कितना निकला है। तो ये हम लोग को 5 भाग से 1 भाग निकल रहा है, तो 1/5 इसका राइट सोल्यूशन है। तो 15वां आप नोट कर सकते हैं। अब आइए 16वें पर। एक घोड़े को 16 मीटर भुजा वाले एक चौकोर मैदान के एक कोने पर 14 मीटर लंबी एक रस्सी के साथ बांधा जाता है। मैदान के उस क्षेत्रफल का पता लगाएं जो घोड़े की पहुंच से बाहर है। अभी जो मैदान है ना वो स्क्वायर होगा, जैसे कि 16 मीटर भुजा वाला एक चौकोर मैदान है, कुछ इस टाइप से। देखिए ये है, ये इन सब की भुजाएं कितनी है पता है? 16। ये वर्ग है, बेसिकली चौकोर मैदान वर्ग ही है। यहाँ कोने पर एक खूंटे से घोड़े को बांधा गया है। यहाँ पर एक खूंटा लगा दीजिए, घोड़े को बांधिए, और घोड़े की जो रस्सी है ना वो 14 मीटर है, 14 मीटर है। और जब घोड़ा जब चरेगा तो इधर साइड अलाउड नहीं है, बंद है, पैक है। तो घोड़ा ए हिस्से तक कवर करेगा, ऐसे ये भाग कवर करेगा। इतना भाग तो वह चर सकता है, बाकी भाग नहीं चर सकता है। अगर हम उस पूरे चौकोर भाग के एरिया की बात करें तो क्योंकि यह चौकोर है, वर्ग है, टोटल एरिया कितना है? टोटल एरिया अगर सोचो तो 16 16 में 256 होगा। कैसे? क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा 16 है तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा। 16 का स्क्वायर 256, टोटल अपने पास इतना एरिया था। बट घोड़ा तो इतना ही भाग चर पाएगा, इतने भाग। और इसको अगर हमने सर्कल में आपको पढ़ाया होगा, याद करिए, तो क्वार्टर बनता है, ये 90 डिग्री का कोण बनता है। पूरा होता तो 360 होता है, बट 90 मतलब 1/4, 90/360 कर दें। और पूरा एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। सर्कल अगर बनेगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, यही इसका क्षेत्रफल होता है। घोड़ा ये रेडियस हो गई। अब ये क्या हो गई? रेडियस, जिसकी लेंथ कितनी है? 14, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। इसका एरिया बताएं कितना होगा? पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 14 × 14। ठीक है, इतना भाग वो चरेगा। 7 दूना 14 होता है, 22 दूना 44 हुआ, 44 × 14 करो, 14 चौके 56, 14 चौके 56, 5 क्या होता है? 61। 616 मीटर स्क्वायर वह चरेगा। 616 मीटर स्क्वायर क्या करेगा? देखिए, लेकिन अभी ये सोचो, हमने तो अभी पूरा निकाल दिया, इसका भी 1/4 करना पड़ेगा ना। 1/4 करिए, यहाँ भी 1/4 कर दीजिए। 4 से डिवाइड करें, 4 1 के 4, 2 5, 2 1, 4 5 20, 4 चौके 16। 154 मीटर स्क्वायर तो वह चर सकता है। क्या नहीं चर सकता है? 154 घटा दें, 154 घटा दें, 6 से 4 2 होता है, 5 से 5 0 होता है, 2 से 102 मीटर स्क्वायर वह नहीं चर पाएगा। ये उसकी पहुंच से बाहर है। मतलब आप एक प्रकार से वर्ग का क्षेत्रफल निकाले हैं, यही टोटल स्पेस था। इसमें उस भाग को जो एक प्रकार से क्वार्टर है, क्या है? क्वार्टर है। जिस क्षेत्र को वह नहीं चर सकता, चर सकता है, उसकी लेंथ अगर देखा, उसका एरिया देखा तो 154 है। तो बचा क्या? 102 मीटर स्क्वायर बच रहा है, जो नहीं चरा जा सकता है, जो घोड़े की पहुंच से बाहर है। तो 16वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। एक थैले में 20 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में कुल 90 सिक्के हैं। ठीक है, कुल टोटल 90 सिक्के हैं 20 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में। यदि थैली में सिक्कों की कुल कीमत 21 रुपए है, टोटल अमाउंट 21 रुपए है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, ये आपको बताना है। सिक्कों का प्रश्न है, एलिगेशन भी लग सकता है और डायरेक्ट भी जा सकते हैं। दो चीजें हैं। जैसे उसके थैले में जब काउंट किया गया, कुल 90 सिक्के आए और अमाउंट पता हुआ तो 21 रुपए है। सिक्कों का जो क्वांटिटी, जो टाइप्स है, वो पैसे के रूप में है 25, 20 और 25 के फॉर्म में। एलिगेशन अगर आप लगाओगे तो एलिगेशन से भी प्रश्न का उत्तर करा जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप चलेंगे, मतलब कैसे भी करके प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। जैसे अगर आप ऐसे सोच लो कि चलो कुल सिक्के यन हैं, कुल सिक्के क्या 90 तो है ही हैं, कुल सिक्के 90 हैं। 90 में अगर यन सिक्के 20 पैसे वाले हैं तो 90 माइनस यन सिक्के होंगे 25 पैसे वाले। 25 पैसे वाले 20 पैसा 1/5 रुपया होता है, तो n/5 कर दो, और 90 माइनस n/4 कर दो, दोनों को जोड़ दो, 21 के बराबर होगा। यहाँ से आप सिक्कों की संख्या वैसे बता सकते हैं। नहीं तो अगर मैं सोचूं कि सभी 20 पैसे, क्योंकि रुपए में चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, रुपए में कन्वर्ट करने तो कितना हो जाएगा भाई? 20 पैसे को रुपए में करेंगे तो 1/5 ही होगा ना। हमने कहा सभी 20 पैसे वाले सिक्के, जितने सिक्के हैं सब, अगर जितने, मतलब हमने कहा जितने 90 सिक्के हैं, एलिगेशन से करना है तो उसका तरीका देखिए। जितने 90 सिक्के हैं, यदि 20 पैसे वाले हैं तो कितना पैसा मिलता? 5 से भाग कर दीजिए, 18 पंचे 90, 18 रुपए ही बनता। कैसे? मैं देखो एलिगेशन बता रहा हूं। मैंने कहा यदि जितने कुल सिक्के हैं 90 के 90, सबके सब अगर 20 पैसे वाले हैं,
20 पैसे वाले हैं तो 18 रुपए ही बनता। और अगर सबके सब सिक्के 25 पैसे वाले हैं तो 4 से भाग करो, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 22.5 रुपए बनता। जबकि रुपया कितना है 21, बीच में लिखो 21, ये देखो कन्फर्म, करेक्ट। डिफरेंस करिए, एलिगेशन करिए, 3 आया और यहाँ पर 21 एक 22, 1.5 आया। 1:2 का अनुपात हुआ, 1:2 सिक्कों की संख्या का। ये 20 पैसे वाला था और ये 25 पैसे वाला था, करेक्ट है। अब हम अनुपाती पदों को जोड़ दें तो 3 है और कुल सिक्के 90 हैं, 1 बराबर 30 है। कौन से पैसे पूछा है? 25 पैसे की, जिसके अनुपाती भाग 2 है, 2 बराबर 60, कुल 60 सिक्के हैं। 25 पैसे के कुल 60 सिक्के हैं। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं और ऑप्शन से भी जाके कर सकते थे। कैसे? अगर हम पहला ही ऑप्शन ले लेते, 25 पैसे के कुल 60 सिक्के हैं तो 30 सिक्के होते 20 पैसे वाले। 25 पैसे के अगर 60 सिक्के हैं तो 60 गुणे 1/4 कर दो, 15 रुपए हो गया। और 30 को 1/5 से कर दें तो 6 हो गया, 15 6 21, ऐसे भी ओरल हो सकता था। डिपेंड करता है कि आपका दिमाग किस तरह से उस समय चल रहा है। जैसा आप सोच पाएंगे वैसा ही कर पाएंगे। उत्तर आपका फिलहाल मैंने दे दिया है। 18 नंबर, 2 वर्ष के लिए ब्याज की समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के तहत निवेश की गई धनराशि पर अर्जित ब्याज के बीच अंतर 945 है। यदि ब्याज की दर 15% है तो फिर रुपए में, मतलब ये तो प्रश्न वही है कि आप हमसे पूछ रहे हो कि 2 वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, सबको पता होना चाहिए और लिख लीजिए और याद कर लीजिए। हालांकि क्लास जब करते हो तो मैं इसके तरीके और बताता हूँ, ठीक है। जब क्लास में पूरा एक क्लास चलता है इसका तो पूरा एक्सप्लेन किया जाता है। फिलहाल अभी के केस में यही है। 2 साल के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर PR² 10,000 है। अंतर कितना है बोलो, यहाँ पर देखिए 945 बराबर PR², R कितना है 15 का स्क्वायर, डिवाइड बाई 10,000 कर दीजिए। अब आपको P का मान निकालना है, निवेशित की गई राशि। तो 15 यहाँ पर 2 बार है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। चलिए एक बार पहले हम डिवाइड करते हैं। 15 छक्के 90, 15 तियाँ 45, मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है। अभी इसको ऐसे रहने दीजिए। 5 तियाँ 15 है, 5 बीसा हम में 100 है और डबल 0 है, 2000 हो जाएगा ना। 5 दूना 10, 2000 हो गया। 3 से इसको और काट दे, 21 हो जाएगा। 21 का 2000 से गुणा करें, 21 दूना 42, 42,000 रुपये कुल निवेशित राशि थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट है। आप देख लीजिए, तय कर लीजिए। 18वां प्रश्न आपका डन होता है, करेक्ट है। चलिए, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। 18वां प्रश्न आपके सामने है। 1900, सती और रथिन, एक सती जी हैं और एक रथिन है। 6:5 के अनुपात में किसी व्यापार में कुछ पैसे का निवेश किया। कोई व्यापार दोनों मिलकर करती हैं और करती हैं जो भी हैं। 6:5 के अनुपात, मतलब 6 भाग अगर सती लगाएं तो रथिन ने लगाया 5 भाग। लेकिन कुछ महीने के बाद सती ने अपना पैसा वापस ले लिया, मांग लिया कि हमको भाई हम नहीं रहना है, हमें निकलना है। यदि 12 महीने का व्यापार चलता है और लाभ जो होता है 7:10 के अनुपात में बढ़ता है, 7:10 के अनुपात में बांटा गया, तो पूछा गया कि सती और रथिन के बीच साझा किया गया, ठीक है। तो रथिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया था, रथिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया था, ये बताना है। आइए पढ़ते हैं। देखो, सती है और रथिन है। सती ने लगाया 6 भाग और रथिन ने लगाया 5 भाग। व्यापार प्रारंभ हो गया। 2 चीजें होती हैं, हमने कितने महीने व्यापार किया, मतलब कितने महीने तक व्यापार में था, या कितने महीने बाद व्यापार में छोड़ा, व्यापार को छोड़ा, बात एक ही है, ठीक है। जितने महीने तक, मान लो अगर मैं किसी व्यापार में 8 महीने प्रारंभ से था तो मैंने 4 महीने पहले छोड़ा है, 8 महीने तक कार्य किया है, 8 महीने में व्यापार में शामिल था। प्रश्न में क्या है कि कुछ महीने के बाद सती ने अपना पैसा वापस लिया है, कुछ महीने के बाद वापस लिया है, मतलब जितने महीने के बाद वापस लिया है उतने ही महीने तक तो उसने व्यापार किया होगा, n महीने तक, करेक्ट है। 12 महीने तक यह व्यापार चलता है, 12 महीने तक व्यापार चलता है। तो हमसे पूछा गया कि रथिन ने कितने महीने अकेले व्यापार किया। अब ये थोड़ा सा जैसे अटपटा सा लग रहा है कि रथिन ने कितने, क्योंकि रथिन का तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है भाई। यहाँ पर ये जो रेशियो बना है, जैसे अगर देखा जाए तो दिस इज इन द फॉर्म। अब आप सोचिए, आप खुद ही समझिए, लिखा क्या है। कुछ महीने के बाद सती ने अपना पैसा वापस ले लिया, जो पैसे लगाए तो उसने कहा भाई दे दो, हम n महीने तक काम करेंगे, n महीने के बाद अब मेरे पैसे रिटर्न कर दो। तो मेरा जो निवेश है, मतलब सती का निवेश है 6n है। रथिन ने तो कोई परिवर्तन ही नहीं किया। और प्रश्न में हमसे क्या पूछा है,
रथिन ने कितने महीने अकेले व्यापार किया था? तो प्रश्न तो आप समझ ही गए होंगे क्या होगा। जब यह व्यापार छोड़ेगी उसके बाद रथिन ही तो काम करेगी। हालांकि इस कंडीशन में सोचो तो रथिन ने पूरे 12 महीने तक काम किया है, 5 गुणे 12। और यह पैसे कैसे बटे हैं? 7/10 के फॉर्म में। यही तो है ना, 7/10 के फॉर्म में। अब यहाँ थोड़ा पैसे का जो है सिस्टम सेट कर लीजिए पहले, फिर बताते हैं। 6 दूना 12 होता है, ठीक है। 5 दूना 10 होता है। मतलब एक प्रकार से इसने 7 महीने तक व्यापार किया, तो 7 महीने तो दोनों साथ ही रहे होंगे, 7 महीने तक दोनों साथ ही रहे होंगे। अब अगले जो 5 महीने बचते हैं, उस 5 महीने अकेले ही तो व्यापार किया होगा। किसने? रथिन ने। तो रथिन ने अकेले 5 महीने तक व्यापार किया था, क्योंकि 7 महीने तक दोनों मिल के काम किए थे। 7वें महीने के बाद उसने कहा भाई मुझे जाने दो, अब तुम अकेले करो अपना। तो रथिन ने 7 महीने तक अकेले अकेले काम किया था। ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। 19 आपका डन होता है। अगले प्रश्न पर आए। किसी वृत्त की स्पर्शजा मतलब टेंजेंट होता है। अगर कोई वृत्त ऐसे देखो, ऐसे है, ये रेखा अरे यार ये रेखा टेंजेंट है। जैसे हम कह दें कि मेरा हाथ देखो वृत्त का कर्व है, एक रेखा ऐसे गुजर जाए, टचिंग एट अ पॉइंट इज कॉल्ड द टेंजेंट, ठीक है। किसी वृत्त की स्पर्शजा टेंजेंट PQ की लंबाई 24 सेंटीमीटर। अगर मान लो यहाँ किसी आउटसाइड पॉइंट से इस पर आकर कोई लेंथ मीट करे तो स्पर्शजा 24 दिया है, करेक्ट है। और वृत्त के केंद्र से P तक की दूरी, ये केंद्र है और यहाँ तक की दूरी, ये टोटल दिया है 25 सेंटीमीटर, करेक्ट। वृत्त का व्यास पूछा है। व्यास मतलब ट्वाइस ऑफ द रेडियस, रेडियस का दूना होता है व्यास, करेक्ट है। सेंटर से इस सरफेस पर, याद रखना कभी भी अगर ये वृत्त है, ये ध्यान दीजिए, वृत्त है, एक स्पर्श रेखा ऐसे पड़ी है, केंद्र से इसको मिलाने वाली रेखा इस पर हमेशा समकोण बनाती है, ये भी आकर इस पर समकोण बनाएगी। और केंद्र से सतह को छूने वाली रेखा ही रेडियस कहलाती है। और रेडियस अपनी डिमांड है, क्योंकि रेडियस का डबल ही करने से व्यास आएगा। ये आपको 90 दिया है, 90 के सामने कौन होता है? कर्ण होता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट काम करेगा। अब आपको ये आधार पता है तो रेडियस नहीं पता चल पाएगा बिल्कुल। 25 का वर्ग 625। हालांकि मैंने आपको एक ट्रिपलेट फ्रेम करने का वीडियो दिया है, शायद आपने देखा हो, नहीं देखा हो तो देख लेना। -24 का वर्ग 576 होता है। 49 आएगा, 49 का वर्गमूल करते हैं 7 होगा, रेडियस 7 हो गई, रेडियस 7 हो गई। 25, 24 और 7 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरस के नियम से काम करता है। 7 इसकी रेडियस है, 7 का डबल कर दें, 2 गुणे 7 कर दें, 14 सेंटीमीटर इसका क्या होगा? वृत्त का व्यास हो जाएगा। वृत्त के व्यास के लिए आप लोग नोट कर सकते हैं। ये हो गया 20वां। अब हम चलते हैं तो मुझे दिखेगा DI, और बढ़िया DI है, तो DI को तो लेकर आप फोकस्ड नहीं है इस समय ना, ध्यान दीजिए। नीचे दिए गए ग्राफ में किसी कंपनी द्वारा 6 वर्षों में 2 धातुएं, एक धातु का नाम A है तथा दूसरे का नाम B है, की खपत 1000 टनों में दर्शाई गई है। इसका अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2005 से 10 तक का दिया है, खपत 1000 टनों में है। 2005 से 10 की इंफॉर्मेशन आपको प्रेजेंट की गई है, दी गई है, करेक्ट है। आइए बढ़ते हैं, पर इसको थोड़ा समझ भी चाहे तो आप ले सकते हैं। क्या है 2005 में? जैसे देखिए 2 है ना, 2 धातु है, धातु A है, धातु B है। प्रेजेंटेशन देखिए आपको बता देगा कि A है कौन है और B कौन है। A का प्रेजेंटेशन आपको इसे लाल कलर की लाइन से दिखा गया है, और 1000 टन में है। जैसे 2005 में जो धातु A है उसकी खपत क्या थी? खपत ही तो ना 20,000 टन है, ऐसे अगले की 25,000 टन। इसी प्रकार से सबका दिया हुआ है। आगे बढ़ता हूँ। कितने वर्षों में धातु A की खपत दिए गए वर्षों में धातु B की औसत खपत से कम है? तो भाई अपने को धातु B की औसत खपत लेनी होगी। औसत होता क्या है? योग बटा संख्या। तो कुल मिला के योग करना पड़ेगा धातु B की खपत का। धातु B की तरफ चलते हैं। धातु B देखो 25, 20, 20, 27.5, लाइन देखते जाइए, 27.5, 32.5। ये जो मैंने किया है दैट इज राइट। 20 देखो 20, 20, 40, 40, 20, 60, 5, 65, ये अभी तक 65 हो गया। 27 दूना 54, एक 55, 55 कर दो, ठीक है। और 32.5, 32.5 करेक्ट है, सही कर रहा हूँ ना। 60, 120, 120, 30, 50, 55, 120, 30, 55, 120, 30, 150, 152.5 होगा मेरे ख्याल से। एक बार फिर चेक करूंगा मैं, डाउट रहता है भाई। 3, 3, 6 है टोटल वर्ष, 6 से भाग भी करना होगा। कट रहा है क्या? नहीं, चेक कर लें एक बार फिर से, कहीं कोई गलती हो तो देख लें। 3, 3, 6 टोटल वर्ष हैं।
कितने वर्षों में धातु ए की खपत जो है दिए गए वर्षों में धातु बी की औसत खपत से कम है, ये आपसे पूछा है। मैंने धातु बी यहाँ देखा, उसकी खपत देखा 25, 20, 20, 20, 20, 40, 20, 60, 5, 65 करेक्ट किया। 27 दूना 54, 1, 55 ये भी सही किया। 32.5 यहाँ रख दिया। टोटल अपने पास इतने डेटा हैं। अब टोटल जोड़ो, 120 हो जाएगा। 120, 30, 150, 152.5, 6 से भाग कर दो, लमसम वैल्यू समझ में आ जाएगी। 6 दूना 12, 3 2, 6 पंचे 30, 6 चौके 24, 25.4 लगभग है ना। देखो सही है ना। हाँ, 25.4 से देखिए क्या है, कम पूछा है। एक तो 2005 में 1 वर्ष हो गया, ए भी है, ठीक है, 2 वर्ष हो गया, 3 वर्ष हो गया, 4 वर्ष, कुल 4 वर्षों में धातु ए की जो औसत खपत है धातु बी की औसत खपत से कम है। कब कब कम है देखो, यहाँ पर 5 में, 6 में, यहाँ ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा, यहाँ भी कम है, यहाँ भी कम है। तो 4 ऐसे वर्ष थे। 4 वर्ष इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन हो जाएगा। 4 वर्ष आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 2009 में ए तथा बी की खपत में कितना अंतर था। 2009 कहाँ है भाई, ए है। दोनों की खपत में अंतर कितना, आराम से बता सकते हो भाई आप लोग, 5। अब सोचो, ये 5000 टन है, 5000 टन, ये देखो लिखा है सही, 5 टन नहीं है, गलती से देखो कुछ लोग लिख सकते हैं, जबकि ये क्या है 5000 टन है, क्योंकि यहाँ पर 1000 में दिया है ना, यही कंफ्यूजन इसमें है। 5000 टन है, ये सही है। किस वर्ष में दोनों धातुओं की खपत अधिकतम रही, किस वर्ष में, आप देख ले, बता, इसके लिए ऑप्शन पे देखा करिए, 5, 7, 8, 9। 5 में चेक करना है, 7 में, 8 में, 9 में, जहां नहीं चेक करना उसको खत्म कर दें, ऑप्शन ओरिएंटेड हो जाइए। किस वर्ष में दोनों धातुओं की खपत अधिकतम रही, यहां 25, 20 है, ठीक है, यहां 25, 20 है, यहां 30, 37, 27 है। ए ज्यादा है, देखो 30, 20, 57.5 है, 27, हाँ ये सबसे ज्यादा तो आपका यही है, ठीक है, 2008, तो 2008 इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सब ज्यादा यहीं पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, 24। किस वर्ष 2009 में वर्ष 2008 की तुलना में ए की खपत में कितने प्रतिशत की कमी आई। देखो बढ़िया क्वेश्चन है। 2009 में वर्ष 2008 की तुलना में धातु ये देखना है, 2009 में चलते हैं, ए है, 2008 की तुलना में धातु ए अपना 30 से कितना हो गया, 22.5। 30 से भाई कितना हो गया, 22.5, करेक्ट है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बोलिए, ऐसे लिखिए, 5 छंगे 30 है, हाँ, 5 चौके 20 है, 5 पचे 25 है, 6 दशमलव इतना है, 60 कर देना। तो इसका दशमलव देखिए, अगर हम दशमलव को हटाना चाहते हैं तो एक अंक पर यहाँ दशमलव, जैसे हमने यहाँ पर लिखा, देखिए यहाँ पर वैल्यू कैसे प्रेजेंट की जाती है, जैसे आप चाहें तो दशमलव, जैसे एक स्थान पर एक अंक बढ़ा के एक दशमलव बढ़ा सकते हैं ऐसे, या ऐसे भी रख सकते हैं, इसको हटा दे तो एक बढ़ जाएगा। 15 चौके 60, 15 यहाँ 45, ये है। 2009 में 2008 की तुलना में ए की खपत में कितने प्रतिशत की कमी आई, बोले 4 से 3 हुआ, 1 की कमी है, गुणे 100/4 कर दें, 4 से भाग करो, 25% की कमी आई, 25% की, राइट सोल्यूशन है। लास्ट क्वेश्चन होगा, 2010 में बी की खपत किन 2 वर्षों की ए की कुल खपत के बराबर रही। 2010 में चलते हैं, 2010 ए अपना है और किसकी खपत पूछा है, बी की, जो कितना है 32.5, जो कितना है 32.5। अब 32.5 कह रहा है कि ए की कुल खपत के किन 2 वर्षों के बराबर। 5, 6 में देख लें पहले, 5, 6, 5, 6 में कितना है भाई, ए है, दोनों खत्म, काट दो। 6, 10, 6 ए है 15 और 10 कहाँ है 17.5, तो 15, 17, 32 सही तो है। 15, 10, 25, 7, 32 एकदम करेक्ट है, यही ले लीजिए, 6 और 10, राइट सोल्यूशन होगा बी ऑप्शन। बाकी नहीं होगा, 5, 10 चेक कर लीजिए, नहीं होगा, 32.5 बनाना नहीं होगा, तो ये एकदम करेक्ट आंसर है। तो कुल मिला के सारे प्रश्न हो गए हैं, बस आप अपना आंसर बता देना कि आपका आंसर कितना है, कितने आउट ऑफ कितने हैं आप सभी लोग, और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, मेरी सलाह है, और मेरा मतलब आपको कमांड भी है, आदेश भी है, आप ज़रूर करिएगा, और अच्छा लगा हो ज़रूर करना। बाकी नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, नेक्स्ट मॉक में मुलाकात होगी, अलग अलग परीक्षाओं की क्लास में मुलाकात होगी। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।